तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 10 के शुरुआत में हम लोगों ने क्या-क्या टॉपिक एक बार कवर किया है इसको रिकैप करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो ह्यूमन आई के अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट किया था कि ह्यूमन आई किस तरीके से वर्क करता है ये देखा था। साथ में ह्यूमन आई के जो कंपोनेंट्स हैं इसको भी हम लोगों ने समझने का ट्राई किया था। ठीक है ना? तो ये डिस्कस करते हुए हम लोग आई डिफेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने मायोपिया के बारे में पढ़ा, फिर हाइपरमाइट्रोपिया के बारे में पढ़ा, फिर प्रेसबायोपिया के बारे में स्टडी की हम लोगों ने। तो प्रीवियस क्लासेस में ये सारे चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, अगर किसी एक ग्लास प्रिज्म से लाइट क्रॉस करती है, कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करती है तो किस तरीके से वो रिफ्रैक्ट करेगी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर डिस्पर्सन्स ऑफ वाइट लाइट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद का जो टॉपिक था वो था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस द वाइट लाइट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले सेशंस में। और फिर रेनबो फॉर्मेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। और फिर अपरेंट पोजीशन से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो जो स्काई में जो स्टार का हमें बेसिकली पोजीशन दिखता है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है स्टार का, वो स्टार का क्या होता है, अपरेंट पोजीशन होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का मीनिंग क्या है, यस कम इन। सो अगर आप एटमॉस्फेयर को देखें तो हम लोगों के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर का क्या है, एयर का लेयर है, और हर एक लेयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर के ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। सो आप ग्रेजुअली जैसे जैसे अर्थ के तरफ आप एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए अर्थ के तरफ आएंगे तो अर्थ की तरफ हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, यानी कि ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। और ऊपर में जो हमारा एयर का जो लेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली कम है, यानी कि ऑप्टिकली वो रेयर मीडियम है। सो जब स्टार की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्शंस होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं चल पाती है, ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है। और इसी बेंडिंग के कारण स्टार का जो एक्चुअल पोजीशन है हमें दिखता नहीं है। स्टार का जो पोजीशन दिखता है बेसिकली वो स्टार का कौन सा पोजीशन होता है, तो वो स्टार का अपरेंट पोजीशन होता है। ठीक है, अपरेंट का मतलब होता है आभासी, आभासी का मतलब है जो एक्चुअल है वहां पे नहीं दिख के स्टार थोड़ा सा क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, बट एक्चुअल में स्टार हमारा नीचे है। और इसके पीछे का कारण क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ रही है बातें। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का कारण क्या है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की डिफरेंट लेयर है और इन डिफरेंट लेयर का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अलग है। ऊपर में ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और अर्थ के तरफ हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और इस कारण से जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड करते हुए ट्रेवल करती है, और जब हमारे आई तक पहुंचती है तो ये देख रहे हो कि ग्रेजुअल बेंडिंग के साथ पहुंचती है। और इस कारण से हमें स्टार का एक्चुअल पोजीशन नहीं अपरेंट पोजीशन दिखता है। तो यहाँ तक का जो डिस्कशंस हमारा था वो प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने कर रखा है। और आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो स्टार है समटाइम्स इट अपीयर्स as brighter and sometimes fainter, and this phenomenon of star is known as twinkling of star. So basically हमारा जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करता हुआ क्यों दिखता है, इसके बारे में इसका जो साइंटिफिक रीजन है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसका एक कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ऑफ ए स्टार लाइट due to the changing in the positions of a star and the movement of layer of the atmosphere। अब क्या हो रहा है कि अर्थ हमारा ग्रेजुअली अपने एक्सिस पर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ में रिवॉल्व भी कर रहा है अपने ऑर्बिट में। सो जो स्टार का पोजीशन है वो भी क्या हो रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो एक तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कारण क्या है कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से नहीं आ रही है। साथ में क्या हो रहा है कि जो स्टार का पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस कारण से समटाइम्स द लाइट फ्रॉम द स्टार brighter and sometimes fainter and it appears to twinkle. So basically क्या क्या रीजन है, तो एक तो रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस और दूसरा है चेंजिंग इन द पोजीशंस ऑफ द स्टार और तीसरा एक और भी रीजन है जो कि मेरे से छूट गया, वो है मूवमेंट ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का लेयर जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस चेंज होने के कारण कभी लाइट ऐसे आएगी कभी ऐसे आएगी, क्योंकि लेयर के चेंज हो जाने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने के कारण बेसिकली उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाएगी। सो जिस एंगल से पहले बेंड हो रहा था अब उस एंगल से नहीं बेंड होके थोड़ा सा अंदर हो सकता है या थोड़ा सा बाहर की तरफ हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे तीन रीजन है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार के पीछे। एक तो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, दूसरा है कि चेंजिंग पोजीशन ऑफ स्टार विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है ना, और तीसरा है हमारा मूवमेंट ऑफ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ड्यू टू दीज थ्री रीजन लाइट ऑफ द स्टार्स इज समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर एंड इट अपीयर्स टू ट्विंकल। और इस तरीके से स्टार हमारा ट्विंकलिंग करता हुआ अपीयर करता है। ठीक है, समझ में आई बातें आपको समझ में आ रही होगी। बट आपका जो प्लैनेट होता है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। अब स्टार आपका ट्विंकलिंग कर रहा है बट प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है? तो जो स्टार है वो अर्थ से काफी काफी ज्यादा दूर है, यानी कि प्लैनेट से भी काफी ज्यादा दूर है। वहीं प्लैनेट कंपैरेटिवली स्टार से अर्थ के क्या है, नियरर है या नहीं? सो बेसिकली हम लोग जो प्लैनेट्स है उसको हम लोग पॉइंट लाइट सोर्स नहीं, जबकि स्टार हमारा बहुत बड़ा है बट बहुत दूर होने के कारण उसका जो लाइट सोर्स है हमें लगता है कि पॉइंट लाइट सोर्स है, ठीक है। बट हमारा जो प्लैनेट है नियर होने के कारण ये लाइट सोर्स कैसा है, तो एक एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। ये बहुत सारे पॉइंट लाइट सोर्स से मिलके बना है। तो जब आपके प्लैनेट की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, बट जब एक पॉइंट हमारा लाइटर होता है तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, ब्राइटर होता है। और इस कारण से ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा। आपको ये पूरा जो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है ये ब्राइटर ही दिखता रहेगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट अगर लाइटर है तो दूसरा पॉइंट फेंटर है तो दूसरा ब्राइटर है। तो इस तरीके से फेंटर वाले को ब्राइटर वाला जो पॉइंट है वो क्या कर देता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। समझ में आ रही है बात? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग प्लैनेट को एक पॉइंट लाइट सोर्स के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं। प्लैनेट कैन बी कंसीडर्ड एज द एक्सटेंडेड लाइट सोर्स। ये कैसा लाइट सोर्स इसको हम लोग मानते हैं, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट से मिलके ये एक्सटेंडेड लाइट सोर्स बना होगा क्योंकि ये हमारे पास है, ठीक है। सो इस कारण से प्लैनेट हमें ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ देन स्टार्स। द लाइट फ्रॉम द स्टार्स आर कंसिडर्ड एज point source of light and the light from the planet are considered as extended source of light, so the light from the planet nullify the twinkling effect। इसीलिए लाइट जो प्लैनेट से आ रही है वो क्या हो रहा है, उसका जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है ना। लाइट का एक्सटेंडेड सोर्स है, सो ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना होगा। और एक पॉइंट अगर ब्राइटर है तो दूसरा क्या है, फेंटर है, फिर तीसरा क्या है, ब्राइटर है, फिर फेंटर है, फिर इस तरीके से है। तो वो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों स्टार्स ट्विंकलिंग करता हुआ अपीयर होता है, वेयर एज हमारा जो प्लैनेट है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता है। तो उसका कारण है क्योंकि जो हमारा स्टार है वो काफ़ी दूर है और काफ़ी दूर होने के कारण उसको हम लोग एज अ पॉइंट लाइट सोर्स कंसीडर करते हैं। और ये सारे जो रीजन है और इन सारे रीजन के कारण, जिसमें हमने एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस पढ़ा, दूसरा पढ़ा चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ ए स्टार पढ़ा, और तीसरा पढ़ा मूवमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड ड्यू टू दीज रीजन्स sometimes stars appears brighter and sometimes fainter, and due to this
यू आर गेटिंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? आ रही है ना सारे बच्चों को? अब अगला जो हमारा फेनोमेनन है यह है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, तो जो हमें सनराइज दिखता है वो एडवांस में दिख जाता है, वो पहले दिख जाता है। एक्चुअल में सनराइज अभी हुआ भी नहीं होता है और उसके 2 मिनट पहले हमें एडवांस में सनराइज दिखता है, और सनसेट के हो जाने के बावजूद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखता रहता है। और इसके पीछे का भी कारण क्या है? हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस ही है। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो ये हमारा क्या होगा? होराइजन होगा या नहीं होगा? अब होराइजन के नीचे अगर हमारा ये लाइन ऑफ साइट है, तो लाइन ऑफ साइट के नीचे में कोई चीजें आपको दिखेगी क्या? मैं एक लेयर इस तरीके का चादर डालूं ऐसे करके, तो चादर के नीचे वाली चीजें दिखेगी क्या? चादर तक की चीजें दिखेगी। ठीक है, एक प्लेन मैं बनाऊं आपके आई साइड से होते हुए ऐसे करके, और इस प्लेन के नीचे में चीजों को ले जाऊं तो दिखनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है, हम लोग अगर यहाँ पे तो बहुत सारे बिल्डिंग है, अगर आप मान लो कि कभी समुद्र के किनारे में बैठे हुए हो तो सनसेट देखने में बड़ा मजा आता है। सन एकदम से धीरे 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 लगेगा आपके होराइजन में आ रहा है, और धीरे धीरे करके लगेगा कि सनसेट हुआ है। तो वो जहां पे सनसेट हो रहा है आपको एक्चुअल में वो तुम्हारा क्या होराइजन है। बट क्या होता है कि जो होराइजन वाली लाइन है उससे सन नीचे चला जाता है, फिर भी सन दिखता रहता है। क्यों दिखता है? क्योंकि एक्चुअल में आपके लिए उस लोकेशन के लिए सन क्या हुआ है? सेट हो गया है, यानी कि सन सूर्यास्त हो गया है। बट सन आपको फिर भी क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पीछे क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कैसे? तो अभी भी जो आपको सन का एक्चुअल पोजीशन नहीं दिख रहा है, ये सन का क्या दिख रहा है? अपरेंट पोजीशन दिख रहा है। ये आपका होराइजन है। अब सन क्या हो गया है? सेट कर चुका है, सन आपके होराइजन के नीचे आ चुका है। तो सन को बेसिकली दिखना क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। बट अभी भी सन क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट यहां से ट्रेवल करके आपकी आंखों तक पहुंच पा रही है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का कारण पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के डिफरेंट लेयर्स हैं और इन लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। इसके कारण से लाइट हमारी बेंड करती हुई हमारे आई तक पहुंचती है। सो जो हमें सन का पोजीशन दिख रहा है, ये अपरेंट पोजीशन दिख रहा है। आपको लग रहा है सन अभी भी होराइजन के क्या है? ऊपर है, बट अभी सनसेट हो चुका है एक्चुअल में। तो आपको 2 मिनट तक एक्चुअल में सनसेट के हो जाने के बावजूद भी 2 मिनट तक आपको क्या होगा? सन दिखता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है सनराइज में भी। अभी सनराइज ही नहीं हुआ है। ठीक है, सन आपका राइज हुआ नहीं है, अभी सन आपके होराइजन के नीचे ही है। बट इस यहाँ से सन से जो लाइट निकली है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, और सन का अपरेंट पोजीशन आपको दिख रहा है। आपको लग रहा है कि सन क्या है? होराइजन से ऊपर आ गया है। सो आपको हमेशा ही सनराइज जो है वो एडवांस में दिखता है। सो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक वर्ड में आप आंसर को बता सकते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द apparent flattening of the sun's disk at the sunrise at the sunset is also due to the atmospheric refractions। ठीक है, तो ये जो सन का जो राइज है उस वो हमें कैसे दिख जाता है? तो 2 मिनट एडवांस में दिखता है, और सनसेट डिलेड तक हमें दिखता रहता है। कितना डिफरेंस होगा एक्चुअल सनसेट से? तो 2 मिनट का डिफरेंस होगा। समझ में आया? इसके पीछे का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। निकिता, आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? आवाज जा रही है मेरी? एक मिनट। निकिता, अच्छा आगे। अब स्कैटरिंग ऑफ, हाँ आपको ये जो टॉपिक जो भी मैंने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ रहा है ठीक से ना? चलो ठीक। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था।
और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से आप लाइट की बीम को क्रॉस कर रहे हो तो उस लाइट की बीम का पाथ आपको उस कोलाइडल सॉल्यूशन में दिख रहा था, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते थे, टिंडल इफेक्ट कहते थे। ठीक है, so when a beam of light passes through a colloidal solution, the path of light becomes visible due to the scattering of light by the colloid particles. This is known as Tyndall effect, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, Tyndall effect कहते हैं। So the earth atmosphere contain the air molecules, water droplet, dust and smoke. So basically यहाँ पे water droplets हैं, जो dust है, ये क्या है, colloid particle के जैसा act करते हैं। So when sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible due to the scattering of light by these particles. आपने देखा होगा कि जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हो और बड़े बड़े ट्री है, तो ट्री के कैनोपी से, ट्री की जो पूरा ये है कैनोपी है, वहां से जो लाइट आती रहती है, बीम ऑफ लाइट आती रहती है, उसका पाथ आपको क्या है, दिखता है। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका मिस्ट अवेलेबल रहता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि ये कोलाइड पार्टिकल जैसा वर्क करते हैं, और जब सन की रे आती है तो उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और इसकी स्कैटरिंग के कारण क्या होता है कि आपको सन की जो रे है, जो बीम ऑफ लाइट है, उसकी पाथ दिखती है। ऐसा ही आपको तब भी एहसास होता है जब आप किसी कमरे में हो, वहाँ पे एक खिड़की से क्या हो, एक छोटी सी होल है, वहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उसकी भी पाथ दिखती है। पूरा डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ साथ दिखता है, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल डस्ट पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है, लाइट के स्कैटरिंग के कारण लाइट की पाथ है क्या है, दिख जा रही है। ठीक, समझ में आई बातें। और इसी इफेक्ट को हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट कहा है यहाँ पे। सो द कलर ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब क्या है, व्हाइट लाइट जब किसी भी पार्टिकल पे फॉल करती है तो कौन सा लाइट का कौन सा कंपोनेंट स्कैटर होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो अवेलेबल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। सो द वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर द ब्लू लाइट, जो छोटी पार्टिकल्स होती है वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देती है, एंड लार्जर पार्टिकल स्कैटर द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, और जो लार्जर पार्टिकल होगा वो अलग अलग कलर की लाइट को क्या करती है, स्कैटर करती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब क्या है कि आपका स्काई क्यों ब्लू दिखता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, स्कैटरिंग है। कैसे दिखता है, तो कह रहा है द फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव द साइज स्मॉलर देन द wavelength of visible light. They can scatter the blue light which has the shorter wavelength than the red light which has the longer wavelength. So जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो पार्टिकल्स का साइज इतना है कि ये ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि रेड कलर की लाइट को भी क्या कर दे, स्कैटर कर दे। तो क्या होगा कि when the sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in the atmosphere scatter the blue color more strongly than the red, so the sky appears blue. और इस कारण से स्काई क्या होता है, ब्लू हमें दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब सन की व्हाइट लाइट ट्रेवल करती है तो ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा डोमिनेंटली स्कैटर होते हैं, और इसी स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण हमारे स्काई क्या है, ब्लू दिखता है। समझ में आई बात। अब जब आप हाइयर एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, एल्टीट्यूड कहाँ पे चले गए, जहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जहाँ पे पार्टिकल है ही नहीं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग होगा क्या, स्कैटरिंग तो होगा नहीं। तो इस कारण से हायर एल्टीट्यूड पे जब स्काई दिखोगे तो स्काई आपको डार्क दिखेगा। क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा इंस्टेड ऑफ ब्लू। बट आप अर्थ से जब स्काई को देखोगे तो चूंकि सन के जब रे या कह सकते हो बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो उस बीम ऑफ लाइट की सबसे ज्यादा ब्लू कलर की लाइट को हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, स्कैटर करता है, और इसी स्कैटरिंग के कारण हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। बट हायर एल्टीट्यूड पे ये स्कैटरिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और इस कारण से हायर एल्टीट्यूड पे स्काई हमें क्या दिखता है, डार्क दिखता है। ठीक है, सो इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग। अब मान लो कि अर्थ से एटमॉस्फेयर को हटा दो, तब आपको स्काई कैसे दिखेगा, तब आपको स्काई डार्क दिखेगा। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, तो वहां से आपको स्काई कैसा दिखेगा, तो डार्कर दिखेगा। ठीक है,
so the sky would appear dark. The sky appear dark at very high altitudes since उसका कारण ये है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है और एटमॉस्फेयर के अनअवेलेबिलिटी के कारण क्या होगा कि हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो। समझ में आई बात है? समझ में आ रहा है? स्कैटरिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी चीज को आप पटको ऐसे जोर से तो क्या होता है? वो स्कैटर ही तो होता है। स्कैटर का मतलब क्या है? पूरा एक पेन अभी कंप्लीट है, पटकेंगे तो क्या होगा? स्कैटर होगा, बिखरेगा। ठीक है, हो सकता है इसके सारे कंपोनेंट बिखर जाए, हो सकता है एक कंपोनेंट ही स्कैटर हो। ठीक है, तो व्हाइट लाइट जब ट्रेवल करती आती है तो ब्लू कलर की लाइट स्कैटर हो जाती है और स्कैटरों के ऊपर जाती है और इस कारण से हमें हमारे जो स्काई है वो ब्लू दिखती है। समझ में आया? अब स्कैटरिंग के और भी इफेक्ट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं और उसमें सबसे पहले आता है हमारा कलर ऑफ स्काई एट द सनराइज एंड सनसेट। अच्छा, स्कैटरिंग का एक और भी अच्छा खासा कारण है, एक अच्छा खासा हम लोग डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखो, जितने भी डेंजर सिग्नल होते हैं वो रेड कलर का क्यों होता है? क्यों नहीं उसको ब्लू कलर का बनाया है? हटा दिया है तो नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो है ना, डिलेड सनसेट एंड सनराइज। उसका लास्ट टॉपिक क्या है? हाँ, तो वो तो पढ़ लिया ना। तो क्या है, डेंजर सिग्नल जितना भी होता है वो रेड कलर का क्यों है? कभी समझने का ट्राई किया हो? क्यों नहीं ब्लू कलर का बनाया? ठीक है, तो हमारा जो डेंजर कलर की जो लाइट है वो रेड कलर की होती है, क्योंकि रेड कलर की लाइट जब एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो उसका स्कैटरिंग नहीं होता है। तो जब स्कैटरिंग नहीं होगा और वो लॉन्गर वेव लेंथ का होता है तो वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा और वो दिख जाएगा। बट वहीं पे ब्लू कलर की लाइट दिखा दोगे, लगा दोगे ना, तो दूर से ब्लू कलर की लाइट दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि लाइट जब ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल के कारण वो क्या हो जाएगी? स्कैटर हो जाएगी। अब स्कैटरिंग जब होगा तो वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसीलिए डेंजर जो होता है सिग्नल होता है वो हम लोग रेड कलर का लगाते हैं। इवन जो कार का बैकलाइट होता है वो रेड कलर का क्यों लगाया जाता है? क्योंकि फॉगी डे में भी आपको रेड कलर दिख जाता है। जब आपका रात का भी समय होता है तो दूर से दिख जाएगा आपका रेड कलर, उतना डोमिनेंटली आपका कोई भी कलर दिखेगा। ठीक है ना, इसीलिए रेड कलर का ही डेंजर सिग्नल लगाते हैं, क्योंकि रेड कलर की लाइट का स्कैटरिंग सबसे क्या होता है? लिस्ट होता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए डेंजर सिग्नल जितने भी हैं वो रेड कलर के इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर नंबर 10 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, अब इसके जरा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज के ड्यूरेशन में। बट हमारा ये जो पूरा का पूरा लेक्चर सेशंस था जिसमें हम लोगों ने पूरे एनसीईआरटी के जो जो भी फंडामेंटल्स थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, उसको हम लोगों ने आज की क्लास में समझने का ट्राई किया। तो ये वाला सेशन से स्टार्ट एंड हो रहा है और दूसरा सेशन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।